हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पढ़ो अब। आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास हम शुरू करें उससे पहले आप ये देखो कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। आज के न्यूज़ेस जो है ना मेरे पास, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ेस हैं जो आपका इंटरेस्ट बनाएंगे और आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं कि यूएस में क्या क्या बड़े पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं ईरान वॉर के बीच में। साथ ही साथ क्या गवर्नर किसी को रेमिशन दे सकता है, जो क्षमादान होता है गवर्नर का वो क्या पावर है, उसको लेके क्या जजमेंट आया वो देखेंगे। और साथ ही साथ डिफेंस की और साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम से पूछ जाने के बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लासेस। तो आज का हमारा जो पहला न्यूज़ है वो ये है कि हु हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ यूएस अटॉर्नी जनरल। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के पद से किसे हटाया गया है ना दमदार न्यूज़। आपको पहले ही मैं शुरू में ही बता दूं कि यूएस के अटॉर्नी जनरल और जनरल, कौन से जनरल, आर्मी के, दोनों को हटा दिया गया है। यूएस के अटॉर्नी जनरल, आर्मी जनरल, दोनों को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया पोस्ट से। दोनों के रीज़न्स अलग अलग हैं मगर आपको जानना दोनों ज़रूरी है। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके? पाम बोंडी, एंटनी ब्लिंकन, पीट हेगसेट, माइक पॉम्पियो। माइक पॉम्पियो ट्रंप के इसके पहले वाला जो कार्यकाल था उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे। एंटनी ब्लिंकन बाइडेन के फॉरेन मिनिस्टर थे। पीट हेगसेट कौन है अभी? ये डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। पीट हेगसेट क्या है अभी? सेक्रेटरी ऑफ वॉर या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। पहले इनका नाम डिफेंस था, अब इनका नाम बदल के इन पोस्ट का सेक्रेटरी ऑफ वॉर रख दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाम बोंडी। पाम बोंडी, इनको यूएस के अटॉर्नी जनरल की पोस्ट से रिमूव कर दिया गया है। ये आप इमेज देख सकते हो, ये है पाम बोंडी, ठीक है, और ये है हेगसेट। कौन है ये? हेगसेट। ये यूएस के क्या है? डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। और ये थे वहाँ के आर्मी चीफ, करंट आर्मी चीफ थे वहाँ के, जिनका नाम क्या था? जनरल रैंडी जॉर्ज। ये जनरल रैंडी जॉर्ज हैं, ये पीट हेगसेट हैं और ये पाम बोंडी हैं। इनको तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद हटाया है। ठीक है, इनको ट्रंप ने खुद हटाया है और इनको हेगसेट ने हटाया है। ट्रंप ने इनको इसलिए हटाया है, उन्होंने बोला कि अपने करियर में आगे बढ़ने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ, बट रियल रीज़न था एप्स्टीन फाइल्स। रियल रीज़न क्या था? एप्स्टीन फाइल्स में ये ट्रंप को बचाने वाली थी मगर बचा नहीं पाई, उनको बहुत किरकिरी हो चुकी उनकी अभी तक में, इस वजह से ट्रंप ने इनको हटाया। और इन जनरल को हटाने के पीछे लॉजिक ये था कि इनके ऊपर आरोप इन्होंने लगाया कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा क्लोज थे तो इनकी बात उतने अच्छे से नहीं सुन रहे हैं, कुछ इस तरह के आरोप लगा के इनको और साथ में 2 और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को हटा दिया गया है। ईरान वॉर के बीच में ही, ईरान वॉर के बीच में ही इन्होंने हटा दिया इसको। तो ये मेजर सेटबैक भी हो सकता है, आने वाले फ्यूचर ही बताएगा क्या होने वाला है। अगली हमारी मेजर न्यूज़ है गवर्नर के बारे में। किसके बारे में? गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जो गवर्नर होता है ना, वो स्टेट में सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है इन द स्टेट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर गवर्नर स्टेट सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है कि वो स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट का जो मंत्रिमंडल है, उसके एड और एडवाइस पे, उसके सलाह पर काम करेगा, उसके सलाह पर काम करेगा। ये संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमसे ये पूछ रहा है सवाल में कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द गवर्नर्स पावर टू ग्रांट पार्डन्स। देखो हाल ही में हुआ क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है। कहाँ का जजमेंट आया है? मद्रास हाई कोर्ट का, कि क्या गवर्नर अपने मन से पार्डन दे सकते हैं या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा बाउंड है। तो आपसे बस आर्टिकल पूछ रहा है, तो आर्टिकल 161 आप याद रखिए, गवर्नर के क्षमादान की पावर की बात करता है। और आर्टिकल 72 जो है ये राष्ट्रपति के, ये किसके लिए है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की जब बात आए तो 72 में आप 99 जोड़ो, क्या बन जाएगा? 161। ठीक है, तो 161 किसका हो जाएगा? राज्यपाल का। किसका? राज्यपाल का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो न्यूज़ क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि दोषियों की सज़ा माफ़ी और समय से पहले रिहाई के संबंध में अनुच्छेद 161 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये बात समझ में आ गई? 72 किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, और 161 पार्डनिंग पावर है गवर्नर की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली न्यूज़ देखते हैं।
अगली न्यूज़ आपकी शायद आपको अभी ना समझ में आए कितनी इंपॉर्टेंस है, बट जब मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ तो आपको समझ में आएगा कितनी तगड़ी न्यूज़ है ये। देखो न्यूज़ ये है कि इंडिया का 50% हीलियम का सप्लाई, कितना, 50% हीलियम का सप्लाई किस देश से आता है? आपके ऑप्शन हैं यूएसए, रशिया, कतर, सऊदी अरेबिया। 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके ये सोचो आप कि किस देश से आ रहा होगा, और फिर आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दीजिए, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया की हीलियम सप्लाई रिस्क में है। हीलियम सप्लाई क्यों रिस्क में है? क्योंकि इंडिया 100% डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। किस पे? इंपोर्ट पे 100% इंपोर्ट हम करते हैं हीलियम का। किसका? हीलियम का, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। एटॉमिक नंबर क्या होता है हीलियम का? 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हीलियम इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। तो सबसे पहले आप ध्यान देना कि ये लाइटेस्ट गैस में से एक है, ठीक है। बहुत ही लाइट गैस होती है, ये हल्की होती है, इसलिए ये उड़ती रहती है। तो जो बलून्स होते हैं ना उनमें हीलियम ही भरा जाता है, ठीक है, जो उड़ने वाले बलून होते हैं। अब साथ ही साथ आप ध्यान दो इनका दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कूलिंग कॉज करते हैं, तो इसलिए सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कतर में, ठीक है, आपका राइट आंसर क्या मिल गया? कतर। हम कतर से 50% से ज़्यादा हीलियम इंपोर्ट करते हैं। 50% से ज़्यादा सिर्फ कतर से आता है, और हमारा पूरा 100% बाहर से आ रहा है, उसमें से 50% कतर से। ये ज़रूरी क्यों है हीलियम? ये MRIs में यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, स्कूबा डाइविंग जो करते हैं उनमें यूज़ होता है, बहुत सारे यूजेस होते हैं उसके। तो अभी हम देख लेते हैं। अब हम समझते हैं कि हीलियम मिलता कहाँ से है। तो हीलियम के सिर्फ 2 मेजर सोर्सेज हैं। कितने सोर्सेज हैं मेजर? 2। पहला सोर्स है कि जो सूर्य है, ठीक है, जो सूरज भगवान है हमारे ना, पहला सोर्स तो वही हो गया, ठीक है। पहला क्या हो गया? जो सूर्य है ना, सन, वो पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स है नाभिकीय विखंडन, या फिर जो रेडियोधर्मी होते हैं ना एलिमेंट्स, वो तो रेडियो एक्टिविटी। दूसरा क्या है? रेडियो एक्टिविटी। ये 2 ही सोर्स हैं हीलियम के मिलने के ज़्यादातर, जो जहाँ से इंसान या पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है हीलियम। बट पहला सोर्स हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सूर्य से जाके हीलियम लेके थोड़ी आओगे। और दूसरा जो है वही है, तो जो स्लो डिके होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का अर्थ में, अर्थ की क्रस्ट से निकलता है हीलियम, ठीक है। तो वहाँ से हम जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि सप्लाई बहुत कम है हीलियम की, बहुत लिमिटेड सप्लाई है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम हीलियम की, कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी और यूजेस। पहला तो ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस वो सारी गैसेस होती हैं जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, जो रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। ये आपको पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ग्रुप 18 में, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये इतने आप नाम याद रख लो। ये इनर्ट गैसेस होती हैं, इन्हीं को हम नोबल गैसेस कहते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है हीलियम के बारे में, कि इनका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होता है। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है इनका। तो जब जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है ना, उनको हम एज अ कूलेंट यूज़ कर सकते हैं, शीतलक की तरह हम उन्हें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा उसके बाद यूज़ क्या इनका? स्पेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, सैटेलाइट्स को ठंडा रखने के लिए, और रॉकेट्स की सफाई के लिए, या उनको प्रेशराइज करने के लिए। साइंटिफिक यूज़ क्या है कि ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो होते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स को बहुत तेज़ी से मूव कराते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। मेडिकल यूज़ में मैंने पहले बता दिया, MRI में या फिर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स में यूज़ होता है। लो डेंसिटी होती है इनकी, इसलिए बलून्स में भरे जाते हैं और एयरशिप्स में भरे जाते हैं। डाइविंग के लिए जो लोग जाते हैं ज़मीन के अंदर, उनके अंदर हीलियम भी मिक्स किया जाता है, ताकि वो डिकम्प्रेशन सिकनेस से बचाए उन स्कूबा डाइवर्स को, ठीक है। चलो अगली न्यूज़ हमारी है कि INS तारागिरी हैज़ बिन डेवलप्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। INS तारागिरी को इनमें से किस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया? आपके ऑप्शन है प्रोजेक्ट 75, 17A, 15B या 28। तो देखो अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर इसको कमीशन करने वाले हैं नेवी के लिए, INS तारागिरी को। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत डेवलप किया गया है। ये वॉरशिप प्रोजेक्ट 17A के तहत डेवलप की गई। ये है क्या एक्चुअल में? तो एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट है। एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक। अच्छा ये ध्यान देना कि जो भी ये प्रोजेक्ट 17A के अंदर में चीज़ें बन रही हैं, ये फ्रिगेट्स या वॉरशिप्स,
ये वॉरशिप्स दो ही कंपनीज बनाती, या तो कोचिन शिपयार्ड, अगर आपने कल का सेशन देखा होगा तो आपको याद होगा, या तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बना रही है या तो ग्रीनरिच करके एक कंपनी वो बना रही है। ठीक है, चलो अगली हमारी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी को हाल ही में डीम टू बी स्टेटस, यूनिवर्सिटी स्टेटस दे दिया गया है बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने एनसीईआरटी को डिक्लेयर किया है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी। देखो किसी को यूनिवर्सिटी बनाने से पहले हम उसको ये दर्जा देते हैं, फिर वो धीरे धीरे जब अच्छा परफॉर्म कर रहे होते तो हम उनको अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो किस कैटेगरी में दिया है? डिस्टिंक्ट कैटेगरी में। इस स्टेटस के मिलने के बाद एनसीईआरटी अपनी डिग्रीज लॉन्च कर सकता है, यूजी, पीजी या पीएचडी की। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस से पहले एनसीईआरटी की फुल फॉर्म जान लो, कई एग्जाम से पूछ लेता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबें भी चलती हैं जो हमारी स्कूल बुक्स होती हैं सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल बोर्ड्स के लिए, वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं। तो एनसीईआरटी इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है कि इनको अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स को यूजीसी के हिसाब से चलाना पड़ेगा, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ इनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही एनआईआरएफ की रैंकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और एबीसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज़ आया था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, तो एबीसी को भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अगली न्यूज़ है वेयर विल द नेशनल एग्रीकल्चर फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड। राष्ट्रीय कृषि महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, इंदौर या रायसेन। तो राइट आंसर क्या है? रायसेन। ठीक है, रायसेन भी एमपी में ही है। तो एमपी से ही जो पहले उनके एक्स सीएम थे शिवराज सिंह चौहान एसएससी। ठीक है, तो एसएससी साहब ने क्या बोला, अब ये क्या हो गए? एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ठीक है, एसएससी जी ये भी क्या है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ठीक, तो ये रायसेन में एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं 2026 में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं? तो फ्रॉम लेबोरेटरी टू फील्ड और फ्रॉम सीड टू मार्केट, ये दो एक तरीके से बोल सकते हो कि इन थीम्स पे वो बेस्ड रहने वाले हैं। अगली न्यूज़ है हमारी वेयर वॉज द फाउंडेशन ऑफ लार्ज कैविटेशन टनल लेड इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में लार्ज कैविटेशन टनल की नींव कहाँ रखी गई? आपके ऑप्शन है पुणे, विशाखापट्टनम, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो देखो अभी ना विशाखापट्टनम में एक नेवल साइंस और टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी है जहाँ पर राजनाथ सिंह ने फाउंडेशन रखी है लार्ज कैविटेशन टनल की। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लार्ज कैविटेशन टनल जो होता है ये ऐसे समझो कि जो भी डीआरडीओ रिसर्च कर रहा है ऐसे वेपन्स का या फिर ऐसे सिस्टम्स का जो वाटर से रिलेटेड है, या वाटर में उनकी मूवमेंट कैसी होगी, शिप्स और सबमरीन्स की, तो नेक्स्ट जनरेशन शिप्स और सबमरीन्स के लिए ये टनल काफ़ी काम आता है। तो ऐसे समझो कि ये हाइड्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, कि मतलब जो भी लिक्विड है या फिर पानी है, पानी में किस तरह से मूवमेंट होगा चीज़ों का, या वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उस पर डिपेंडेंट है। अगली और आज की हमारी आखिरी न्यूज़ है कि यूके ने रिसेंटली कन्वीन किया है एक हाई लेवल मीटिंग ऑन विच रीजन सिचुएशन। ब्रिटेन ने हाल ही में किस क्षेत्र की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी? आपके ऑप्शन है साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्टर्न यूरोप या सदर्न अमेरिका। तो आप बता दो, मतलब कोई भी आसानी से बता सकता है कि अभी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ चल रहा है? वेस्ट एशिया में। किस बात की कॉन्फ्लिक्ट है? कि यूएस और इजराइल एक तरफ और ईरान लड़ रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है। हॉर्मुज को ब्लॉक होने से वर्ल्ड का जो ऑयल का ट्रेड है वो ब्लॉक हो गया। ऑयल का ट्रेड ब्लॉक होने से जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं या कोई भी इकोनॉमी हो दुनिया की, सब पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस इम्पैक्ट को सॉल्व करने के लिए पहले लोगों को उम्मीद थी कि ट्रंप इस वॉर को सॉल्व करेंगे, मगर ट्रंप ने क्या बोल दिया कि जाके हॉर्मुज खुलवा लो जिसको खुलवाना है, हमसे नहीं हो पा रहा है अभी, हम अभी लड़ेंगे। ठीक है, तो न्यूज़ है कि भारत से विक्रम मिस्री साहब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इस मीटिंग में। ठीक है, आपको अभी तक के लिए इतना ही जानना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आपको अगर इनके क्विजेस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को दिए हुए लिंक पे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हैव अ गुड डे।